नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों के समक्ष आपके सीटेट की परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक संप्रेषण को लेकर के आया हूँ। संप्रेषण, जिसे अंग्रेजी में कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। कम्युनिकेशन शब्द साथियों लैटिन भाषा के कम्युन्यूस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कॉमन या सामान्य। किसी बात को कॉमन बनाना, सामान्य बनाना, ये जो है संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण को संप्रेषण को शिक्षा की ऋण कहा गया है। संप्रेषण को शिक्षा के ऋण कहा गया है। शिक्षा और शिक्षण ये दोनों साथियों बगैर संप्रेषण के चलने वाली नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि शिक्षा लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है, जो किसी बालक अथवा व्यक्ति के जन्म से शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो इसमें जब तक विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा तब तक संप्रेषण की क्रिया जो है संभव नहीं हो पाएगी। तो हम कह सकते हैं साथियों कि संप्रेषण इसमें मैंने कुछ परिभाषा दिया है, जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। संप्रेषण है क्या साथियों? संप्रेषण से संबंधित जो मेरा टॉपिक है, इसको अंत तक देखते रहिएगा। मैं वह सब कुछ आपको संप्रेषण के संबंध में बताना चाहूँगा जो आपको निश्चित रूप से क्या 100% आपको जो है कि एक से दो क्वेश्चन आ सकता है साथियों। तो संप्रेषण कैसे होता है, इसको बताने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी हमारे भाई बहन पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे इस चैनल को नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को आप जो है कि लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और लास्ट में जो है कि एक छोटा सा कमेंट करेंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथियों संप्रेषण अच्छा ई बतावा लोग कि जब हम बोला थे तो सबके समझ में आ जाता। अगर हमार भाषा सबके समझ में आवत है तब तो ठीक है, आ सबके समझ में ना आवत है तो यह गड़बड़ है कि काहे ना समझ में आवत है। साथियों संप्रेषण की प्रक्रिया सामान्य भाषा में मैं बता देना चाहूंगा कि संप्रेषण की प्रक्रिया के लिए कम से कम दो पक्षों का होना जरूरी है। एक बोलने वाला साधारण भाषा में और दूसरा सुनने वाला। तो बोलने वाला मैं हूं, सुनने वाला आप सब लोग हैं। लेकिन मैं बताया हूं कि क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर हमारी बात आप सबको समझ में आ रही है तब तो ठीक है। अगर हमारी बात आप सबको समझ में नहीं आ रही है तो यहीं पे दिक्कत है, समस्या है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संप्रेषण की प्रक्रिया जब दो पक्षों का आदान प्रदान होता है, विचारों का विनिमय होता है,
तो उसमें एक पक्ष की बात को दूसरे पक्ष को भली भांति समझ में आ जानी चाहिए, और दूसरा पक्ष जो सुन रहा है उसकी भी बात पहले वाले पक्ष को समझ में आ जानी चाहिए। तभी जो है संप्रेषण की प्रक्रिया सफल मानी जाएगी, उसे संप्रेषण कहा जाएगा। उदाहरण के लिए, बालक क्लास में बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हैं, कोई अंग्रेजी का टीचर गया और वहाँ पे अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दिया, बालक को कुछ समझ में नहीं आया। तो साथियों, इस प्रकार की जो संप्रेषण की प्रक्रिया होगी, संप्रेषण होगा, वह जो है संप्रेषण के अंतर्गत नहीं आएगा। संप्रेषण में सीधी सीधी बात यह कही गई है कि एक की बात दूसरे को समझ में आ जाए और दूसरे की बात पहले वाले को भी भली भांति समझ में आ जाए। तो साथियों, मुझे आशा और विश्वास है कि आपको संप्रेषण के संबंध में ये जानकारी मिल गई होगी कि संप्रेषण आखिरकार है क्या। अब मैं कुछ जो संप्रेषण की परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। जिसमें संप्रेषण की जो परिभाषा है, संप्रेषण वह सब कुछ है जो अर्थ से परिचित करवाता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई संदेश ले जाता है। साथियों, बताया गया है कि संप्रेषण वह सब कुछ है जो अर्थ से परिचित कराता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई संदेश लेकर के जाता है। तो साथियों, ये किसके द्वारा कहा गया है? ये जो है किसके द्वारा कहा गया? ये कथन जो है साथियों ब्रूकर के द्वारा कहा गया, ब्रोकर महोदय, ध्यान दीजिएगा। ब्रूकर महोदय ने कहा है कि संप्रेषण वह सब कुछ है जो अर्थ से परिचित करवाता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई संदेश लेकर जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। आपको पता होगा कि 20 अगस्त को आपकी ऑफलाइन परीक्षा होने जा रही है सीटेट की। इसके पहले ऑनलाइन परीक्षा हो रही थी, लेकिन इस साल ऑफलाइन परीक्षा 20 अगस्त को जो है कि पूरे ऑल इंडिया में होने जा रही है। तो साथियों, ये प्रश्न आ सकता है कि संप्रेषण वह सब कुछ है जो अर्थ से परिचित करवाता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई संदेश लेके जाता है। अगला प्रश्न है कि संप्रेषण एक गत्यात्मक उद्देश्यपूर्ण द्विध्रुवी प्रक्रिया है। संप्रेषण एक गत्यात्मक उद्देश्यपूर्ण द्विध्रुवी प्रक्रिया है जिसमें संप्रेषण सामग्री संप्रेषण करने वाला तथा संप्रेषण ग्रहण करने वाला होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप साथियों एजुकेशन में आपने पढ़ा है शिक्षा दो ध्रुवी प्रक्रिया, किसने कहा है? जॉन एडम्स ने बताया है कि शिक्षा दो ध्रुवी प्रक्रिया है, जिसका पहला ध्रुव जो है शिक्षक होता है, दूसरा ध्रुव बालक होता है। साथियों, इस बात को ध्यान में रख करके कहीं आप भटक मत जाइएगा। इस संप्रेषण की परिभाषा को देख करके कि संप्रेषण एक गत्यात्मक उद्देश्यपूर्ण द्विध्रुवी प्रक्रिया है। तो द्विध्रुवी प्रक्रिया इस शब्द को सुनने के बाद आप कहीं भटक मत जाइएगा कि जॉन एडम्स का है। इसको जान लीजिए कि किसने कहा है। संप्रेषण एक गत्यात्मक उद्देश्य पूर्ण द्विध्रुवी प्रक्रिया जिसमें संप्रेषण सामग्री संप्रेषण करने वाला तथा संप्रेषण ग्रहण करने वाला होता है। ये साथियों एसपी कुलश्रेष्ठ का है, कुलश्रेष्ठ महोदय का है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण औपचारिक तथा अनौपचारिक होता है। संप्रेषण औपचारिक तथा अनौपचारिक होता है। इसमें कम से कम कितने पक्ष होते हैं?
संप्रेषण औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है। इसमें कम से कम कितने पक्ष होते हैं, ये आपका घुमावदार क्वेश्चन है साथियों। तो संप्रेषण औपचारिक का आशय आमने सामने से होता है, फेस टू फेस। और अनौपचारिक का आशय जो है फोन के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से, रजिस्ट्री के माध्यम से, रेडियो, दूरदर्शन, मतलब आमने सामने व्यक्ति न हो फिर भी जो है बातचीत हो जाए, संदेश का आदान प्रदान हो जाए, तो ये अनौपचारिक के अंतर्गत आएगा। कम से कम कितने पक्ष होते हैं यहाँ पे? क्या संप्रेषण के लिए हमने कहा कि 2 पक्ष होते हैं। कौन? देखिए हंस रहे हैं कुछ लोग। अरे एगो बोले वाला, एगो सुने वाला, एक ध्यान दिया लोग। तो साथियों संप्रेषण में कम से कम 2 पक्ष होते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। संप्रेषण में 2 पक्ष होते हैं, एक जो है सीधे सीधे, एक विचार देने वाला, और दूसरा है विचार को सुनने वाला। एक विचार देने वाला है और एक दूसरा होता है विचार को सुनने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। वक्ता, तर्क, वक्तव्य, श्रोता, ये 4 पॉइंट दिए गए हैं। वक्ता, तर्क, वक्तव्य, श्रोता। संप्रेषण का यह प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया है साथियों? ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपकी सीटेट की परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न आते हैं। वक्ता, तर्क, वक्तव्य, श्रोता, यह प्रतिमान, ये संप्रेषण का प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया है? तो साथियों यह दिया गया है अरस्तु के द्वारा। अरस्तु ने संप्रेषण प्रतिमान में वक्ता, तर्क, वक्तव्य और श्रोता को बताया है। अगला है संप्रेषण सामग्री, संप्रेषण माध्यम, संदेश प्राप्तकर्ता, प्रभाव। ये प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया है साथियों? ये प्रतिमान साथियों लासबेल के अनुसार दिया गया है। लासबेल, ये प्रतिमान लासबेल के द्वारा दिया गया है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला है स्रोत संदेश माध्यम। स्रोत संदेश माध्यम अवकूटन प्राप्तकर्ता, यह किसका संप्रेषण प्रतिमान है? ये साथियों बेरलो का है। बेरलो का ध्यान दीजिएगा। बेरलो ने कहा है कि स्रोत संदेश माध्यम अवकूटन ये प्राप्तकर्ता संप्रेषण प्रतिमान के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण के इकोलॉजिकल प्रतिमान में कितने घटकों को विकसित किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। संप्रेषण के इकोलॉजिकल प्रतिमान में कितने घटकों को विकसित किया गया है? तो साथियों संप्रेषण के इकोलॉजिकल प्रतिमान का विकास किसने किया है, ये जानना जरूरी है। और इसके बाद जिसने भी विकास किया है संप्रेषण का इकोलॉजिकल प्रतिमान का डेवलप जिसने भी किया है, इस प्रतिमान में उन्होंने कितने घटकों को विकसित किया है, इसकी चर्चा जो है कि हम कर देते हैं। तो साथियों संप्रेषण का इकोलॉजिकल जो
प्रतिमान है, ये जो है डेविस फोल्गर, ये जो है डेविस फोल्गर इकोलॉजिकल प्रतिमान को डेविस फोल्गर, ध्यान दीजिएगा, ने 2004 में जो है इसको प्रतिपादित किया है। और इसमें जो है इन्होंने जो है कि इस प्रतिमान में 5 घटकों को विकसित किया है। 5 घटक, इन्होंने 5 घटकों को विकसित किया है। ये 5 घटक हैं संदेश पैदा करने वाला, संदेश प्रदान करने वाला, चाहे पैदा करने वाला, संदेश प्रदान करने वाला, पहला संदेश प्रदान करने वाला, दूसरा है उसका संदेश जो प्रदान करता है कौन सा संदेश है, और तीसरा किस भाषा में, भाषा व माध्यम, संदेश की भाषा व माध्यम, फिर संदेश उपयोगकर्ता, और इसके बाद ये 1 2 3 4 5, पांचवा है संदेश ग्रहणकर्ता पर प्रभाव, संदेश ग्रहणकर्ता पर प्रभाव। साथियों, आपने जाना कि संप्रेषण का इकोलॉजिकल प्रतिमान में को विकास जो है कि डेविस फोल्गर ने 2004 ईस्वी में किया है। और इन्होंने इस प्रतिमान में जो है कि 5 घटकों को विकसित किया है। ये 5 घटक हैं संदेश प्रदान करने वाला, संदेश क्या है वह, भाषा का माध्यम, उपयोगकर्ता, संदेश ग्रहणकर्ता पर पड़ने वाला प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी विचार या भावना की अभिव्यक्ति, वह प्रक्रिया जिसमें किसी विचार या भावना की अभिव्यक्ति के लिए संकेतों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें किसी विचार या भावना की अभिव्यक्ति के लिए संकेतों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे साथियों एनकोडिंग कहा जाता है। एनकोडिंग, ध्यान दीजिएगा, एनकोडिंग। एनकोडिंग कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, संप्रेषण प्रक्रिया के लिए संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों की कुल कितनी संख्या है? साथियों, संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों की कुल कितनी संख्या है? मार दीजिएगा 2 नंबर पे कि 2 पक्ष इसमें होते हैं। साथियों, आपकी परीक्षा में जो भी प्रश्न पत्र बन रहा है उसे ध्यान पूर्वक आप पढ़ करके ही प्रश्न का उत्तर दें। जल्दीबाजी में दिया गया उत्तर आपके लिए घातक हो सकता है, इसलिए प्रश्न को पहले ध्यान पूर्वक पढ़ें, इसके बाद ही उत्तर प्रस्तुत करें, गोले को रंगें। साथियों, संप्रेषण प्रक्रिया के जो तत्व हैं उसकी कुल संख्या 9 बताई गई है। 9 संप्रेषण प्रक्रिया के जो तत्व बताए गए हैं उसकी संख्या 9 है। पहला है संप्रेषण का संदर्भ, संप्रेषण संदर्भ।
संप्रेषण संदर्भ, दूसरा है साथियों स्रोत, संप्रेषण का स्रोत, संप्रेषण का हो जाए संदेश का हो जाए संप्रेषण स्रोत। तीसरा है जिस स्रोत से आ रहा है वह संदेश क्या है, संदेश। इसके बाद उस संदेश का संप्रेषण माध्यम क्या है, माध्यम, माध्यम क्या है। इसके बाद जो है संकेत व प्रतीक, संकेत व प्रतीक। इसके बाद है एनकोडिंग, एनकोडिंग, फिर डीकोडिंग, एनकोडिंग, डीकोडिंग। 1 2 3 4 5 6 7 एनकोडिंग हो गया, डीकोडिंग हो गया, फिर साथियों हो गया पृष्ठपोषण, पृष्ठपोषण, और लास्ट में होगा संदेश ग्रहणकर्ता, संदेश ग्रहणकर्ता। बहुत ही ध्यान पूर्वक आप लोगों को उत्तर देने की जरूरत है। साथियों आपने देखा कि संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों की कुल संख्या 9 बताई गई है। आप 2 पर टिक मार देंगे, काम गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान पूर्वक जो है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। संदेश, संप्रेषण संदर्भ, संप्रेषण स्रोत, संदेश माध्यम, संकेत प्रतीक, जितने भी ये 9 हैं, 9 के नाम लिख करके पूछा जा सकता है कि ये संप्रेषण प्रक्रिया के क्या हैं। तो ये साथियों संप्रेषण प्रक्रिया के सभी तत्व हैं जिसके माध्यम से संप्रेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो साथियों आज के वीडियो में आपने जो है कि संप्रेषण को जाना। संप्रेषण कम से कम 2 व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान है और वह विचार इस प्रकार से आदान प्रदान होगा जिसमें एक की भाषा दूसरे को भली भांति समझ में आ जाए और दूसरे की भाषा भी जो है पहले वाले को भली भांति समझ में आ जाए। इसके साथ साथ संप्रेषण वह सब कुछ है जो अर्थ से परिचित करवाता है, जो एक दूसरे व्यक्ति तक जो है कोई संदेश ले जाता है। ब्रूकर महोदय ने कहा है संप्रेषण गत्यात्मक उद्देश्य 2 ध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें संप्रेषण सामग्री संप्रेषण करने वाला तथा संप्रेषण ग्रहण करने वाला होता है। ये कथन जो है कुल श्रेष्ठ का है। संप्रेषण औपचारिक अनौपचारिक दोनों होता है। इसमें कम से कम 2 पक्ष होते हैं, एक विचार देने वाला, दूसरा विचार को सुनने वाला। वक्ता तर्क वक्तव्य, श्रोता यह प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया है, यह संप्रेषण प्रतिमान साथियों अरस्तु के द्वारा दिया गया है। संप्रेषण करता, संप्रेषण सामग्री, संप्रेषण माध्यम, संप्रेषण प्राप्त करता, प्रभाव, ये प्रतिमान किसका है, लासबेल का है। स्रोत संदेश माध्यम अवकुटन प्राप्त करता है, यह किसका संप्रेषण प्रतिमान है, बेरलो महोदय का है। संप्रेषण के इकोलॉजिकल प्रतिमान में कितने घटकों को विकसित किया गया है साथियों, 5 घटकों को विकसित किया गया है, जिसे विकसित करने वाले जो है कि डेविस फोल्गर महोदय 2004 में इसका प्रतिपादन किया। जो 5 घटक हैं, ये घटक हैं संदेश प्रदान करने वाला, संदेश भाषा व माध्यम, उपयोगकर्ता और संदेश ग्रहणकर्ता पर पड़ने वाला प्रभाव। अगला है वह प्रक्रिया जिसमें किसी विचार या भावना की अभिव्यक्ति के लिए संकेतों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, उसे साथियों एनकोडिंग कहा जाता है। और संप्रेषण प्रक्रिया में कुल तत्वों की संख्या 9 बताई गई है। तो साथियों इस तरह से आज के वीडियो में संप्रेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने जो है कि आपके सामने प्रस्तुत किया। मुझे आशा और विश्वास है कि यदि आपके इस 20 अगस्त की परीक्षा में संप्रेषण से संबंधित प्रश्न आता है तो उसका उत्तर जो है कि बड़ी सूझबूझ के साथ दे सकेंगे। इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो के साथ मैं जल्द ही प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।